नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बातचीत से सुलझे राम मंदिर का मसला, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थ नियुक्त करने की पेशकश पक्षकारों ने किया खारिज। ईवीएम खत्म करने की मायावती की मांग, कहा इसी सत्र में बने कानून, यूपी में बैलेट पेपर से फिर चुनाव कराने की चुनौती। नोटबंदी पर केंद्र और रिजर्व बैंक को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 30 दिसंबर के बाद भी क्यों नहीं मिला मौका, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों में विभाग बंटवारे पर माथापच्ची जारी, दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री, सबके लिए काम करने का दिया भरोसा। कर्ज माफी की मांग पर वित्त मंत्री से मिले तमिलनाडु के किसान, सरकार ने दिया बैंकों से बात करने का भरोसा, विपक्ष का किसानों की अनदेखी का आरोप। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीएसपी प्रमुख मायावती का कहना है कि भारत में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत हासिल करने के आरोप लगाए। मायावती का कहना है कि विपक्ष में रहने पर खुद बीजेपी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राज्यसभा में ईवीएम की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 267 के तहत सदन में इस पर चर्चा की मांग की। मायावती ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए इसी सत्र में एक कानून बनाए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने बीजेपी को बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की चुनौती दी। सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश आप जरा सुनिए, खंड में जो चुनाव हुआ है आप जरा सुनिए, गड़बड़ी की गई है, मेरे को जरा सुनिए, की हत्या की गई है, मेरे को जरा सुनिए, चाहती है इसी सत्र के अंदर मेरे को कानून आना चाहिए, इसी सत्र के अंदर कानून आना चाहिए। प्लीज लिसन टू मी, व्यवस्था वो लागू, प्लीज, ईवीएम, प्लीज लिसन टू मी। हालांकि केंद्र सरकार ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने बार बार आश्वस्त किया है कि ईवीएम टेक्नोलॉजिकली कंप्लीटली परफेक्ट है। तो आज जब हारे हैं, इतनी बुरी तरह से हारे हैं, वो 7 हो गए हैं, ये 19 हो गई है, वो 45 हो गए हैं। उपसभापति पीजे कुरियन ने जानकारी दी कि बुधवार को सदन में चुनाव सुधारों पर अल्पकालिक चर्चा होनी है, जिसमें इन बिंदुओं को उठाया जा सकता है। Discussion is slated for tomorrow. A discussion on electoral reforms is already slated for tomorrow, and that will take care of all these points. Therefore, no need of a discussion now. उधर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। वकील एमएल शर्मा ने चुनावों में ईवीएम पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शीर्ष अदालत इस मामले की 24 मार्च को सुनवाई करेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट नहीं बनता आज आकर के कोर्ट में कहे कि ईवीएम मशीन डिफेक्टिव है, क्यों? ऑलरेडी पोल कंडक्ट कर चुकी हैं। उनको कंप्लेंट पहले करनी चाहिए थी, उन्होंने किसी ने कंप्लेंट नहीं की। और ये हमारी कोई पॉलिटिकल पिटीशन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, हमारी डेमोक्रेसी इसी के ऊपर रिलाई करती है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मायावती के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मायावती पहले ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की बात कह चुकी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने बयान जारी कर ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंकाओं को खारिज किया था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ईवीएम पर खड़े हुए इस विवाद पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, ये ईवीएम एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन पहली बार शायद इतना ज्यादा विवाद में ईवीएम है। ऐसे पहले याद पड़ता है कि इसको लेकर इतनी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम खराब है
उसको लेकर इस तरह के आरोप लगे हों? जी, एक्चुअली ये आरोप तो बार बार लगते रहे हैं। 1998 से जब से ये मशीन शुरू हुई, ये हर दूसरे तीसरे साल ऐसा हो जाता है और तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको क्वेश्चन किया है और उन्हीं मशीनों से फिर वो जीत भी गए हैं और उसके बाद जीतने के बाद वो चुप हो जाते हैं बजाय इसके कि उसको कहे कि था हमारा एतराज पहले गलत था। तो ये तो हमारा इतना पुराना अनुभव है। इससे पहले तो बीजेपी ने तो इस पे पूरी किताब लिख दी थी कि डेमोक्रेसी इन डेंजर। जो इसलिए वो उन्होंने बुक लिखी 2009 में, तो वो उस वक्त का अटैक भी कोई इससे कम गंभीर तो नहीं था। तो ADMK कर चुकी है, कांग्रेस कर चुकी है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने किसी न किसी वक्त पे इस पर अटैक किया हो। और इसको समझ भी सकते हैं क्योंकि देखिए इलेक्शन में स्टेक्स बड़े हाई होते हैं और सबको ये चिंता होती है कि इलेक्शन सबसे फेयर हो। मैं यही बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा ये चिंता किसी और को इसलिए नहीं होती कि इलेक्शन कमीशन तो इस पूरे प्रोसेस का गार्डियन है जी। हम बड़े सस्पिशन से ही शुरू करते हैं। हर नया रिफॉर्म करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, क्यों नहीं होने दी जाए। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की एक कमेटी हमारे पिछले 20 साल से चल रही है, जिसमें पहले 3 IIT के प्रोफेसर होते थे और अब हमने 5 IIT के प्रोफेसर रखे। क्योंकि एक स्टेज पे किसी साहब ने ये मुद्दा उठाया कि जो उसके चेयरमैन है इंद्रेशन साहब, वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और उस जमाने की टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो हमने 2 मेंबर और ऐड कर दिए जो बड़े यंग प्रोफेसर हैं। एक ने पासपोर्ट की सिक्योरिटी सिस्टम किया है, दूसरे ने इनका आधार में किया है। तो 5 IIT के इंडिपेंडेंट प्रोफेसर जब तक ये हमको क्लियर नहीं कर देते कि ये टेक्नोलॉजी ठीक है, हम उसको छूते भी नहीं है। और ये बहुत काबिल प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी तरह को स्क्रूटिनाइज करते हैं, हर प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर को, पूरा प्रोसीजर को पूरा देखते हैं, उसके बाद ही हम करते हैं। एक इसके साथ जो बात कही गई कि वीवीपैट जो यानी कि ईवीएम के साथ आपको एक स्लिप मिलेगी वोट डालने के बाद, कई जगह उसको एक मैं कहूं कि प्रोजेक्ट के तौर पर भी लागू किया गया, यूपी के अंदर भी और कुछ जगहों पर। क्या उसे पूरे चुनाव के साथ जोड़ना मुमकिन है आपको लगता है? बिल्कुल, एक्चुअली वही उसका समाधान है और ऑलरेडी ये इशू तो क्लिंच हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कह दिया था कि आगे से फेजेस में आप वीवीपैट शुरू कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बताया, मेरे जमाने में प्रोसेस शुरू हो गया था और हमने उनको बताया कि हम पिछले 1.5 साल से इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने 2 कंपनियां जो ये मशीनें बनाती हैं, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में BEL है, एक एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है ECIL, उनसे ये मशीनें बनवाते हैं। हमने उन दोनों कंपनियों को कहा कि वीवीपैट बनाओ। हमारी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट से हमने कहा कि प्लीज इसको जरा देखिए कि ये इनका प्रोसेस कैसा चल रहा है। वो मशीनें टेस्ट की, उन्होंने बहुत काफी ग्रिल किया। फिर हमने 5 सिटीज में इसका पूरा एक टेस्ट किया था नवंबर में 2011 में, मई या जून में। और वो 5 सिटीज भी हमने ऐसे चुनी थी कि जो 5 डिफरेंट क्लाइमेट के जोन हैं। केरला में क्योंकि कोस्टल है, लद्दाख में क्योंकि पहाड़ है, मेघालय में जहाँ पे बारिश बहुत होती है, जैसलमेर में जहाँ डेजर्ट है और दिल्ली में एक जो नॉर्मल है। उस पहले हमारी ड्राई रन में होल डे नॉर्मल पोल की तरफ हमने पोल किया, उसमें 30-40% उसमें बग्स है, प्रॉब्लम लाई, क्योंकि वो मूविंग पार्ट्स उसमें होते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो हमने हम फैक्ट्रीज को कहा वापस लेके जाओ, दोबारा इस पे पूरी रिसर्च करके इसको फुल प्रूफ करके लाओ, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि चुनाव चल रहा है और बीच में मशीन खराब हो गई, उसको रिप्लेस तो करना ही करना है, लेकिन आधे पौने घंटे का जो गैप होगा उसमें वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जो लोग 200-300 लाइन में खड़े हैं वो बड़े उतावले हो जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो सेकंड टेस्ट उन्हीं 5 जगहों पर हुआ और बहुत अच्छा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जब बताया कि हमारी प्रोग्रेस ऑलरेडी चल रही है, तो उन्होंने उसकी बड़ी सराहना की और अप्रिशिएट किया, उसमें अप्रिसिएशन उनकी जजमेंट में डाला उन्होंने कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतना इसमें ठीक कर रहे हैं, इसको जो कीजिए। और इलेक्शन कमीशन ने कहा हम इसको फेजेस में शुरू करेंगे क्योंकि इन मशीनों को बनने में टाइम लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप फेजेस में कीजिए और सरकार को निर्देश दिए कि इनको फंड्स उपलब्ध कराएं। तो निर्देश सिर्फ सरकार को था, इलेक्शन कमीशन को तो निर्देश भी नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी ये कर ही रहा था। अब मैंने पढ़ा कल अखबार में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 10 लेटर लिख चुके हैं सरकार को
सिर्फ 3,300 करोड़ के लिए, जो अब सरकार को पैसे देने तो पड़ेंगे। अब 100 जूते या 100 प्याज खा के देने पड़ने का क्या मतलब है? अरे पहले से दे दो, क्योंकि इस मशीन को बनाने में बड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है। 2019 का इलेक्शन आइडियली इससे होने चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर फौरन पैसा नहीं मिला तो ये मशीनें नहीं बन पाएंगी, तो उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना हो जाएगी। और अब बल्कि ऑलरेडी 2 कंटेम्प्ट पिटीशन हुए हैं, एक सरकार, दोनों में सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों जवाबदेह हैं। तो इसमें देर करने का मतलब क्या है? फंड की कमी है जिसके चलते जी काम इलाज ये है, इसका इलाज ये पूरी दुनिया में इसका इलाज यही है। कुछ लोग दलील देते हैं खान साहब की जिस तरीके से कृषि साहब की दुनिया के कई देशों ने से अपनाया, वो कह रहे हैं कि उन देशों ने फिर वापस कदम खींचे और वापस वो बैलेट बॉक्स पे आ गए। देखिए क्या वाकई ऐसा सच है, और है तो फिर वजह क्या थी? बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बड़े हाई स्टेक गेम होता है ना इलेक्शन, ये सच है। लेकिन ये कोई ईवीएम को एक ऐसी फिक्स किस्म की एक मशीन तो नहीं है, ये मशीन तो हजारों किस्म की होती है। जो ईवीएम कहीं यूरोप में रिजेक्ट हो गए, हम भी उसको रिजेक्ट करते हैं, हमारे 5 एक्सपर्ट उसको रिजेक्ट करते, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट हो सकता था। हमें तो गर्व है इस बात पर कि हमारी टेक्नोलॉजी जो हमने की है इतनी फुल प्रूफ है, कई देश उसमें है। और दूसरा ये कहते हैं जी जर्मनी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उससे 25 साल पहले इसको इलीगल डिक्लेयर किया था। लेकिन दोनों सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि टेक्नोलॉजी बेईमानी कर सकती है, उनमें दोनों ने टेक्निकल रीजन ये था, लीगल टेक्निकल रीजन था कि उनके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, और हमारी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बैलेट पेपर का जिक्र है, मशीन का जिक्र नहीं है। आप मशीन इसमें मेंशन करा दो और शुरू कर दो, हमने इंक्लूड करा दी मशीन, और उसके बाद से 20 साल से इलेक्शन कर रहे हैं। और मैं जो पॉलिटिकल पार्टी इसमें प्रोटेस्ट भी कर रही है, मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगा। देखिए अभी इलेक्शन कमीशन ने पूरा इतना पुरजोर आश्वासन दिया कि बिल्कुल इस पर ट्रस्ट करें। इंडिविजुअल मशीनों में कुछ गड़बड़ होने के चांस होता है। हम तो लास्ट डे बिल्कुल पोल डे से पहले 1 घंटे मॉक पोल होता है, सभी दलों के वहां और उन सब में साइन किया होता है। इन सारी मशीनों ने सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ठीक फंक्शन किया, और उस सबका इन्हीं सभी पार्टी ने उसका सर्टिफिकेट दिया। कहें कि पार्टियां हारने के बाद मशीन को दोष न दें, हाँ जो आयोग की तत्परता है उसको सपोर्ट करते हुए सरकार फंड मुहैया कराए, ताकि वीवीपैट यानी कि स्लिप जो निकलेगी वोट के साथ जब आप वोट डालेंगे, उसका इंतजाम सभी मशीनों के साथ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। खत्म हुई नाकेबंदी, मणिपुर में जीवन बहाल, नगा समूह से समझौता, 5 महीने क्या था हाल। देखिए आरएस टीवी विशेष नाकेबंदी से मुक्ति, शाम 7:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए अदालत से बाहर आम राय बनाने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को इस दिशा में काम करना चाहिए। कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त करने का सुझाव भी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर का मामला बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया है। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि आम राय की कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट का कहना था कि यह मामला धर्म और भावनाओं से जुड़ा है, सभी पक्ष एक साथ बैठकर सर्वसम्मत नतीजे का प्रयास करें। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को संबंधित पक्षों से बातचीत करने और 31 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। जो सवाल उठा, मैंने कहा मैंने जो मुस्लिम पार्टीज हैं उनके साथ मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसला के बिना हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है और वो आपके आदेश पर होनी चाहिए। ये बात तो ये ठीक है कि इसका 16 समझौता हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने आलिमों को बुलाएंगे, अपने वकीलों को बुलाएंगे, साधु संत को बुलाएंगे। अगर 16 समझौता की बात बन जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्षों को मध्यस्थ चुनना चाहिए। अगर सभी पक्ष मुख्य न्यायाधीश की मध्यस्थता पर राजी हैं तो वो इसके लिए भी तैयार हैं।
पीठ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे न्यायाधीश भी मध्यस्थ बन सकते हैं। बाबरी एक्शन कमेटी अदालत से बाहर समझौते के पक्ष में नहीं है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर ही भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं, और वो इसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, परंतु अब विचार किससे किया जाए? यानी मुसलमान तो कभी ये नहीं चाहेगा कि वह मंदिर बने। ऐसी स्थिति में विचार करने की क्या उपादेयता है? साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था। जमीन 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बंटनी थी। इसके खिलाफ सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के साथ राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सभी दल मामले में तेजी से सुनवाई चाहते हैं। अयोध्या के निवासी भी सुप्रीम कोर्ट की राय से सहमत हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो मध्यस्थ को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है। बहुत बड़ा कदम उठ गया, और अगर ये हो जाता है तो एक मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक कदम होगा, और देश के विकास के लिए, देश में अमन चैन लाने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा। सरकार की क्या भूमिका होने वाली है इसमें? सरकार की भूमिका जो भी हमारे जो होगा नेगोशिएशन में, हम उसको एनकरेज कर सकते हैं नेगोशिएशन के लिए, वो पूरी भूमिका सरकार निभाएगी। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पहल जरूरी थी। भारतीय जनता पार्टी के महंत आदित्यनाथ, जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वे किस रास्ते पर जाते हैं, ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें पहल करना चाहिए। सीपीएम और एआईएमआईएम का मानना है कि ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। उस जमीन का मलकियत किसके पास है, वो है कानूनी मसला जिसके बारे में कोर्ट को राय देनी है। तो वो अपना राय दें, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगी बात। तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा यकीन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं देगा, जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया रूल ऑफ लॉ के ऊपर और एविडेंस के ऊपर। और ये टाइटल का डिस्प्यूट है, कोई पार्टनरशिप का डिस्प्यूट नहीं है। अयोध्या के स्थानीय निवासी भी अदालत की बजाय आम राय को ही सही रास्ता मान रहे हैं। हिंदू परिषद, मुस्लिम परिषद, ये दोनों एक साथ बैठ करके आपस में इसका समझौता कर ले तो बेहतर है। अयोध्या के जो प्रॉपर लोग यहाँ के रहने वाले, वो तो यही चाहते हैं कि बैठ के सुलझाया जाए मसला बिना विवाद के। अयोध्या में राम मंदिर का मामला 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सभी पक्षों की मांग है कि मामले की तेजी से सुनवाई हो। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 3 दिन बाद भी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे आदित्यनाथ योगी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। आदित्यनाथ ने दोनों नेताओं से विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिले। गोरखपुर से सांसद आदित्यनाथ योगी ने संसद की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया। लोकसभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लिए काम करेगी। सबका साथ और सबके विकास की तर्ज पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की नई सरकार स्थापित करेगी। हम हर जाति, हर वर्ग और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग संकल्पित होकर के कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बीजेपी सांसदों की कम हाजिरी को लेकर नाखुशी जाहिर की है। पार्टी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि अक्सर कोरम की कमी की वजह से सत्ताधारी दल के सदस्यों को बुलाना पड़ता है। उन्होंने साफ किया कि सांसदों का संसद में उपस्थित रहना जरूरी है और न आने पर उन्हें वजह बतानी होगी। प्रधानमंत्री ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर संसद से लेकर ग्राम पंचायत के सदस्यों तक सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने को कहा। जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से कर्ज माफ करने और राहत पैकेज की मांग की।
वित्त मंत्री ने आरबीआई और बैंक अधिकारियों से बात कर जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए किसानों का प्रदर्शन 8वें दिन जारी है। इनका आरोप है कि सूखे की मार और कर्ज न चुका पाने के कारण राज्य में पिछले साल करीब 400 किसानों ने आत्महत्या की। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों का पुराना कर्ज माफ करे और नया कर्ज मुहैया कराया जाए। No funds has been released till now. That is why they are fighting here today. No funds has been released and they are fighting for more than 70 days. After submitting the report, it's been 70 days since the report has been submitted, but there is no funds released till now. प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कई सांसदों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने उनको जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। We met Arun Jaitley with the Deputy Speaker Thambidurai and 15 other MPs. I will take action within 2 days. I will call Reserve Bank officers and the bank officials, discuss. I will take necessary action within 2 days. राज्यसभा में शून्यकाल में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन का मुद्दा उठा। They are not getting remunerative price and they are agitating. They are demanding their loans must be waived off and they must get MSP, they must get remunerative price. तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा समेत कई इलाके सूखे की मार से पीड़ित हैं। किसान कर्ज के बोझ में दबे हैं। इसके चलते राज्य में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है और जानकारी मांगी है कि उन लोगों के लिए अलग श्रेणी क्यों नहीं बनाई गई जो चलन से बाहर हो चुके नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सके। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस जेएस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था कि वैध कारण वाले लोग 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट जमा करवा सकते हैं और ऐसे में कानून के तहत शक्तियां होने के बावजूद ऐसे लोगों के लिए श्रेणी क्यों नहीं बनाई गई। आरबीआई ने शर्तों के साथ सिर्फ एनआरआई लोगों के लिए ही 31 मार्च की तारीख तक पुराने नोट बदलने के लिए उन्हें छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नार्थ लिस्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सीबीआई को 1 महीने के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी और हाईकोर्ट ने इसके लिए सिर्फ 72 घंटे का वक्त दिया था। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगातार दूसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन डॉक्टरों को फटकार भी लगाई है। सख्त रवैया दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम नहीं करना चाहते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मरीजों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए रेजिडेंट डॉक्टरों से तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने को कहा। राज्य के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर साथ ही डॉक्टरों से मारपीट का विरोध कर रहे हैं और उनके काम पर न जाने से सबसे बुरा हाल ओपीडी का है। कोर्ट का ये कहना था कि पहले उनको रिज्यूम करने को कहे और साइमल्टेनियसली हम भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन करने की और कोशिश करेंगे। कानूनन कार्रवाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि हर एक इंस्टीट्यूट अपने आप जो कानून लागू होता है उसके बी एट लिबर्टी टू यूज द सेम। भारत सिंधु नदी पर बनाए जा रहे पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन पाकिस्तान के साथ साझा करेगा। ये दोनों देशों के बीच सिंधु नदी संधि की शर्तों के मुताबिक होगा। हालांकि अभी इस बात पर फैसला नहीं हुआ है कि भारत सिंधु नदी पर बना रहे अपने प्रोजेक्ट का क्या करेगा। 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे सिंधु जलायुक्त पीके सक्सेना की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान में सिंधु जल आयुक्त मिर्जा से बेग ने कहा कि भारत अपने प्रोजेक्ट को रोक देगा। सोमवार और मंगलवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के संयुक्त सिंधु नदी आयोग की बैठक हुई। श्रीलंकाई नौसेना ने आज 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी नौकाएं जब्त कर ली हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। ये सभी मछुआरे तमिलनाडु के कलचातीवु के नजदीक मछली पकड़ रहे थे। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी रामेश्वरम के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने मछुआरों की गिरफ्तारी और 129 नावों की जब्ती को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आईसीसी ने हाल ही में टेस्ट मैच रैंकिंग की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा पहले पायदान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 19 विकेट लिए थे। जडेजा ने आर अश्विन को पीछे छोड़ा है। इससे पहले आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा से पहले 2 स्पिनर थे जो एक साथ टॉप पर थे। जडेजा 899 अंकों के साथ पहले पायदान पर और अश्विन 862 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।